नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर पिछले साल में 51 बार सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है। साथ ही साथ इन हाई प्राइसेस में आगे भी बढ़त रहेगी, ऐसा ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस कहते हैं। इसके मायने इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स के लिए क्या हैं, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल पे मिस्टर राजेश रोकरे, जो प्रेसिडेंट हैं GJC के। हमारे साथ अश्विन गुप्ता हैं मामराज मुसद्दीलाल ज्वेलर्स से, मनोज झा कामाख्या ज्वेल से और चिराग शेठ हैं हमारे साथ मेटल फोकस से। आप सभी का स्वागत है बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम में। लेकिन राजेश जी, इन स्तरों पर जो सोना लेने आ रहे हैं लोग, क्या वो ले रहे हैं? क्या आप खुद लेंगे, घर में एडवाइस करेंगे ले लो अभी सोना, क्या आपको भी लगता है थोड़ा करेक्शन आएगा? बिल्कुल यही सवाल पिछले साल भी था। लोग जब 75,000 70,000 का रेट था तब भी यही सोचते थे कि अब इस रेट में लेंगे क्या। तो अब जिन्होंने एक साल पहले लिया उनको पता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, उसके एक साल पहले जिन्होंने लिया उनको भी यही अच्छा लग रहा है, तो उनका अभी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस पर बढ़ा है। अभी मतलब ठीक है, आप जो भी आप अभी कह रहे हैं कि मेरे दोस्त मनोज भाई कह रहे थे कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरा ये कहना है इतिहास बताता है भविष्य, एक सिंपल लाइन में समझना हो तो। और इतिहास क्या बता रहा है कि गोल्ड ने कंटिन्यूसली सालों साल इंक्रीमेंट दिया है, फ़ायदा कराया है। मैं एक रिपोर्ट को फिर से कोट करता हूँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ही रिपोर्ट है वो। उसमें उन्होंने ये बताया कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेजिंग अगर गोल्ड के साथ कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट 2% से 5% वर्ल्ड वाइड है, और गोल्ड ने मिनिमम 1971 से लेके तो अभी तक के मिनिमम 8% और मैक्सिमम उसके ऊपर रिटर्न दिया है। तो ये क्या करता है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के कारण वर्ल्ड वाइज इसको काफ़ी एक मतलब सेफ हेवन माना जाता है। और इंडिया में नो डाउट 145 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा इस साल शादियाँ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, और जिस तरीके से अनसर्टनसी बन रही है पूरे वर्ल्ड में, एक फैक्टर छोड़ते दूसरा फैक्टर पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ते तीसरा पकड़ता है। तो कहीं ना कहीं पिछले इतिहास ही ये बता रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में अभी भी किसी प्रकार की नरमी। और रही बात ग्राहकों की, तो ग्राहकों का विश्वास अभी इतना ब्लाइंड हो गया है कि एवरी डिप, अगर मानिए आप 5% से 10% भी अगर डिप आ जाता है आज की तारीख में, मानिए $3200 के ऊपर खेल रहा है, वो 2700 भी आ जाएगा, तो ग्राहक इसके प्रति और ज़्यादा लेंगे कि ये तो गोल्डन चांस। तो ये $2700 या $27.5 अगर आता है और उसमें मैं बाइंग करता हूँ या करती हूँ, तो इसका मुझे आने वाले दिनों में $3000+ के चांसेस होने के ज़्यादा संभावना है। गोल्डमैन सैक की भी रिपोर्ट आई है कि $3100+ का इस बार का उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है। उन्होंने मिनिमम कहा है कि 8% से ज़्यादा का रिटर्न इस बार फिर से गोल्ड देने वाला है। देखिए मिनिमम गारंटी जब वो बताते हैं तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। अब 85-86 चल रहा है, करेक्शन हो के 79,000 आ जाएगा, लेकिन 79,000 में भी डिमांड है क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा शादियाँ हमारे भारत में इस बार आएगा। जी बिल्कुल आ सकता है। मैं ये नहीं कहता थी कि ऑलवेज करेक्शन में एक और अलग टेंडेंसी हो जाती है, जब भाव थोड़े से नीचे आ जाते हैं ना तो लोगों को लगता है और नीचे आएंगे और वो मिस कर जाते हैं, और जब भाव बढ़ते हैं तो पीछे दौड़ते हैं। तो अभी जो बुल रन चल रहा है गोल्ड का, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आफ्टर कोविड जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न दिया है, तो लोगों को पता है कि अभी इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई डायरेक्ट जैसे अभी यूक्रेन और रशिया को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट ऐसी 1-to-1 वार की पोजीशन न बनते हुए पैंडेमिक जैसी जैविक हथियारों को यूज़ करके एक दूसरे की इकोनॉमी को ये करके कोविड जैसी परिस्थितियों को ला के पैंडेमिक लाने की स्थिति में कहीं ना कहीं ये गोल्ड को इम्पैक्ट करेगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में गोल्ड का भविष्य सुनहरा है और बहुत आगे चांसेस है कि रेट बढ़ेंगे। अश्विन जी, आपको क्या लगता है, क्या रेंज आप बनती हुई देखते हैं अगर आने वाले 2 साल देख लें? एंड आई डोंट नो अगर एज ज्वेलर्स, एज इंडस्ट्री आप इतना लंबा व्यू लेते हैं या नहीं, पर चाहे वो इन्वेंट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, तो एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन तो करते ही होंगे, उस हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, अगर से हम हिस्ट्री को देखें या प्रेजेंट को भी देखें, डेफिनेटली द स्पीड एट विच gold has gone up, it is not good for the industry as well as for anybody. Growth जो भी होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ जो 8 से 10% पर एनम की होगी, उसको सस्टेन करना बहुत इजी है और अच्छा है। और मैं यही देख रहा हूँ कि अगले 2 साल में भी जो स्पीड से पिछले साल सोना भागा है वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। सो आई थिंक another 2 years to 5 years when I see a growth of 7 to 10% over a long term. 7 to 10% ओवर अ लॉन्ग टर्म। ओवर अ लॉन्ग टर्म। राजेश जी, एक बात बताइए, अब इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इस वॉल्टिलिटी के साथ जूझ तो रही ही है, आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगी, कैसे एज इंडस्ट्री अपने आप को फिर आप यहाँ पर हेज करते हैं? क्योंकि हम देख चुके हैं कि गोल्ड मेटल लोन्स कैसे गए, फिक्स कितना था, हेजिंग इंडस्ट्री ने यहाँ पर की या नहीं कही, तो गोल्ड प्राइसेस एक तरफ है और किस तरह की डिमांड आ रही है वो दूसरी चीज़ है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहे हैं? देखिए, हेजिंग है तो ऑप्शन तो है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हेजिंग में कई बार ऐसा होता है कि वो इन्वेंट्री प्रॉफिट उनको नहीं मिलता है।
तो हेजिंग वो दो धारी तलवार हो जाती है कई बार। और मेन माने क्या होता है, जब आप किसी को हेज करते हैं तो वो एक टाइम लिमिट के बाद फिर से आपको वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो ये कॉस्टिंग भी अभी उसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो सब लोग इतने टेक्नोलॉजी कंफर्ट नहीं है। आज भी ये हमारे भारत में जितने भी ज्वेलर्स है वो आर ट्रेडिशनल ज्वेलर्स का एक बहुत बड़ी संख्या है। इस वजह से 100% ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स भी होंगे तब भी वो हेजिंग के लिए 4 बार सोचते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट्स है वही हेजिंग का बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके नॉर्म्स काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ये उसके पीछे रीजन है। लेकिन एवरीथिंग इज, बाकी तो कुछ मुझे लगता है कि इन्वेंट्री प्रॉफिट, मैं तो कल कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था, उन्होंने ये तो कह रहे थे वी आर वर्किंग ऑन द इन्वेंट्री प्रॉफिट। जब वो इस टाइप की बात कर रहे थे मुझे हमें बचा क्या है अभी। तो इस तरह से फिलहाल तो इंडस्ट्री इस तरह से दिख रही है मुझे। बात की है जिस तरह से हमने सोने में यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है पिछले, अगर हम 3 महीने उठा के देख लें, अगर आपके पोर्टफोलियो में सोना नहीं था तो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो तो आज लॉस में है। एक सेविंग ग्रेस जो आपके पोर्टफोलियो में है वो शायद सोने की तरफ से आई है। ज्वेलरी में डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट में हमने बढ़ते हुए देखी है, ETFs में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है क्या वो फिजिकल गोल्ड में आते हुए देखी है हमने? देखिए, कुछ चीज़ों में मैं मनोज भाई के साथ में डिफर करना चाहूँगा। डेफिनेटली हम टनेज देखते हैं तो यस देयर इज़ अ स्टैग्नेशन, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पॉकेट साइज, जैसे मनोज भाई ने बोला कि पॉकेट साइज के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी हैज़ चेंज्ड। पहले अगर से 700-800 टन के अंदर नंबर ऑफ पीसेस ऑफ ज्वेलरी विच वर मेड हैज़ इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड because the market or the jewelry market has adopted to the requirements of the market and they have changed according to the pocket size of the consumer. So ऐसा नहीं है कि नई ज्वेलरी नहीं बिक रही है। डेफिनेटली जिसके साथ में अटैचमेंट होता है वो क्या कर रहे हैं आजकल, दे आर फिटिंग टू द ओल्ड डिज़ाइन एंड complementing with the new design, and that is way they are fusioning also. So it is not that कि everything is getting recycled and being made. So मुझे ये लगता है कि definitely investment in physical gold as well as ETF both are contributing to the industry's growth. Definitely जैसे चिराग भाई ने अभी बताया कि those people who were thinking कि I am losing out on 10 to 15% of the making charges in jewelry, they are definitely shifting towards the physical gold as well as ETF. So physical gold का भी demand है और ETF is also growing at the same pace. एक फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस अब आपसे लेना चाहेंगे। अश्विन जी, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आज की डेट में, वैसे तो आप ज्वेलर्स हैं, इंडस्ट्री से हैं, तो आप कहेंगे हर लेवल पे सोना खरीदना अच्छा है, लेकिन अगर किसी के पास 100 रुपए का उनको सोना लेना है, क्या ये रेट बेहतर है या आप उन्हें कहेंगे थोड़ा रुक जाइए? समझिए आपकी फैमिली से कोई आपसे एडवाइस मांगना चाहता है तो क्या बोलेंगे? जैसे कि हम जनरली बोलते हैं SIP, I will always suggest in case if they want to invest 100 rupees, invest 20-30 at this price and then wait for the correction, so that way they are not feeling like they are let down or left over. So I think SIP will be the best way. पर आपको एज अ ज्वेलर नहीं लगता कि कोई आया उनको बोलो अभी खरीद लो सारा का सारा, कल वो आए नहीं आए उनके पास चले गई तो? देखिए, जैसे आपने पूछा मेरे से क्या एडवाइस करना चाहिए तो मैं वो बोल रहा हूँ दिल मांगे मोर, बेचना हर जन एक्स्ट्रा ही चाहता है, वो एक अलग बात है। व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर अ कंज्यूमर टू बी सेफ, डेफिनेटली दे हैव टू बी यूजिंग SIP मेथड। वी टॉक अबाउट एज एन इन्वेस्टमेंट। आई थिंक in case if somebody is looking jewelry as an investment, they will be always having the risk of losing that making charges. So I think jewelry is not a commodity. Jewelry is a piece of adornment. So definitely we should think on that lines when we are suggesting jewelry as an investment. On that I just want to point. जेंटलमैन, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, सोने के प्राइसेस पर तो बात करने के लिए ही, और सोना कैसे खरीदें, कब खरीदें और क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए इस पर भी बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।